यहाँ मौजूद है। आप भी वर्षों से इसी प्रकार से हम दो भाई अपने अपने ढंग से इस गाड़ी को चलाते चलाते हर बार, कभी मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था, कभी आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और मैं पंडित सूर्यनारायण व्यास जी को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी के पहले से इस विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य के उस काल को जीवंत करते हुए, जिनके नाम पर यह सूर्यनारायण व्यास सभागार बनाया है और विक्रम की जो द्विसहस्त्राब्दी मनाई गई, तो उस समय पूरे देश के राजाओं को बुला के आज़ादी के पहले यहाँ द्विसहस्त्राब्दी मतलब 2000 साल जब विक्रमादित्य के हुए थे, अर्थात 81 साल पहले, तो उज्जैन के अंदर गुड़ी पड़वा नया विक्रम संवत प्रारंभ करने के लिए घी के दीपक जलाए थे पूरे छिपरा के किनारे कि यह नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसका एहसास, उसकी सुगंध हमारे बीच में है। ये भी अपना अलग प्रकार का आनंद है। कुछ कुछ कठिनाई भी हमारे सामने है। काल के प्रवाह में हमारे बीच में कई सारे आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के कारण से जो हमारी अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों पर धूल चढ़ गई। मैं इस पे बाद में आऊँगा, पहले विक्रमादित्य पे चलता हूँ। विक्रमादित्य के जीवन के ऊपर अगर उनके पक्षों को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऐसा शासक जिसके पिता का राज्य शकों के कारण से, शक अर्थात विदेशी ताकतें जो अपने इस देश के अंदर आकर के पूरे हिंदुस्तान सहित वर्तमान का एक तरह से साउथ एशिया वाला पूरा हिस्सा, वहाँ से नीचे निकलते निकलते रोम के पास की ये जातियाँ मानी जाती इतिहास की दृष्टि से, शक जातियाँ, लेकिन वो बर्बर है, हमलावर है, क्रूर है, आक्रांता है। उनकी कल्पना करना मुश्किल है। एक सुसंगत देश में जो अलग प्रकार की संस्कृति से जिंदा, ऐसे में उनका रह करके आना जाना, उनका अपना व्यवहार, ये तो यहाँ देखा ही नहीं था किसी ने। लेकिन वो देश पूरी अपनी संस्कृति से राजा को भगवान की तरह मानने वाला हमारा देश, शासन की व्यवस्थाओं की जो अच्छाई है, कभी कभी वो कष्ट कैसे देती है, ये उस दौर से ध्यान में आएगा कि हमारे लिए कष्ट में ये जो लोकतंत्र का जो अभाव होता है, उस लोकतंत्र की यहाँ आकर के महत्ता ध्यान में आती है कि केवल राजा को पकड़ के दो, राजा को मार दो, राज्य आपका, हजारों की आबादी, लाखों की आबादी, करोड़ों की आबादी हो, आबादी कोई कुछ नहीं करेगी। केवल इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार, जवाबदार केवल राजा, और उस राजा से ही, इसीलिए बात के क्रम में भी हमने देखा कि केवल हमारी बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे लिए सिंधु देश के एक बड़े राजा का युद्ध चल रहा आमने सामने का, लेकिन राजा युद्ध जीत रहा बार बार, तो सामने वाले हमलावरों को ध्यान में आए कि युद्ध जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा युद्ध जीतने के लिए तो मैदान में लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैदान में लड़ने में सक्षम नहीं है, तो सक्षम नहीं तो क्या करना चाहिए, तो शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या कि राजा के रथ का ध्वज जो लगा हुआ है, इस ध्वज को काट दो तो ये राजा मान लिया हार जाएगा, भले उसकी सेना खड़ी है, लड़ रही है आमने सामने, लेकिन ये मान्यता कि राजा का ध्वज कट गया इसका मतलब हार गए। तो ये अपने देश के उदाहरण है। कोई अभी युद्ध में हारे नहीं, आमने सामने की लड़ाई है। हमारे लड़ाके बहुत दमदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो मान्यताओं को हम तो मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले मानने को तैयार नहीं। तो तीर से निशाना लगाया, आक्रांता ने ध्वज काट दिया, मालूम पड़ा हमारी बड़ी पराजय हो गई और ये सिंधु का पूरा देश हमारे हाथ से चला गया। ये उस काल की बात है जब विक्रमादित्य अपना शासन के, उनके पिता के माध्यम से सिंधुराज यहाँ शासन कर रहे हैं। रास्ते में देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे लोग अपने खेती किसानी कर रहे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई विरोध ही नहीं कर रहा। शक अपने बाद मथुरा से होते होते उज्जैन तक आ गए, कहीं कोई विरोध ही नहीं मिल रहा उनको। लेकिन ये बात भी सही है, उनकी आक्रांता जब वो आ रहे हैं तो आते हुए किसी महिला का सिर काट रहे हैं, किसी बच्चे को मार करके भाले के ऊपर लटका करके हिलाते डुलाते आ रहे हैं, तो पूरा गांव द्रवित हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे संस्कार है कि इनसे संघर्ष करने के लिए केवल सेना ही जवाबदार है, ये जो कमजोरी उस काल की थी, इन सारी कमजोरियों के कारण से उज्जैन तक, पूरा उज्जैन उस समय 16 महाजनपद में से, अर्थात हमारे राज्य के रूप में ये बड़ा राज्य था उज्जैन, जिसको अवंती राज्य बोलते हैं। ऐसे में सारी सुव्यवस्था ध्वस्त हो गई। यहाँ गुलामी का शासन काल आ गया, और गुलामी का शासन काल आ गया तो जो आने वाले आक्रांता थे वो शकों ने अपने ढंग से
क्या लूटमार मचाई, क्या पूरे देश में खून की नदियां बहाई कि ऐसा लगा कि ये ऐसा लगता है साक्षात कोई हमारा मृत्यु लोक का ये यमराज का दूसरा वाला नरक आ गया हो। लेकिन ऐसे काल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे सिंधुराज बंदी बनाए गए वो भागे, और भागने के बाद उनने अपने इस व्यवस्था में तत्कालीन समय में हमारे यहाँ हर काल में हर युग में संतों की परंपरा भी है। उस समय के चाणक्य के समान एक चंद्रगुप्त, ये चाणक्य वाले चंद्रगुप्त नहीं थे। महाराज चंद्रगुप्त ने यहाँ के देशभक्तों की सेना बनाई, और सेना बना के उनको सब प्रकार के पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर कुशल सेना संगठन जो महाराज शिवाजी के काल में हुआ, यह 2000 साल पहले विक्रमादित्य काल की घटना है। और ऐसी घटना में विक्रमादित्य अपनी सेना खड़ी करते हैं, सठे साठे समाचार जो जैसा है उसको वैसा जवाब देने के लिए। जो निकल पड़े तो मारते मारते अपने देश की सीमा से बाहर, अफगानिस्तान से बाहर जाकर के रोम के बाहर छोड़ा, और उनको उसी तरह से मारा गया जिस तरह के उनका व्यवहार आचरण था। और उसके बाद में जो अपने देश में उनके साथ वाले रहना चाह रहे थे, उनको एक यज्ञ करने की व्यवस्था बनाई कि आपको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की जीवन शैली सीखना पड़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ उस तरह से रहना पड़ेगा, और फिर भी घनी आबादी में नहीं बसाया जाएगा। आपको अलग जैसे 10,000 लोगों में 10 लोग बसा दें तो अपने आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने के बाद विक्रमादित्य ने केवल 13 साल की उम्र में जो पराक्रम दिया, ये दुनिया का एक अद्भुत पराक्रम था। लेकिन उससे बड़ा काम उनने जो चालू किया, जिसके लिए हमारी आज की ये गोष्ठी चालू होती, उनने अपने पास वो सारे लोग जुटाने का प्रयास किया जिसके कारण से शासन व्यवस्था में ये जो भविष्य के दृष्टि से सुशासन की मार्ग निकल करके आए, सुशासन की राह बने। तो ऐसे में महाकवि कालिदास को कश्मीर से लेकर के आए, ये अद्भुत साहित्यकार थे, ये यहाँ के नहीं थे, लेकिन कश्मीर से उनको बुला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। एक एक करके जो ऐसी अच्छी प्रतिभा, जैसे हम मान के चलते कि आज की स्थिति में तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, भारत ने मान्यता नहीं दी, लेकिन कोई सुशासन स्थापित होगा तो लोग जुटाना पड़ते। जैसे आज की स्थिति में माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। अजीत डोभाल तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, लेकिन उनको लगा कि ये वाकई बहुत अयोग्य आदमी। मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कई पूरे टेन्योर में, पहले टेन्योर में चले गए थे, लेकिन आज उम्र का सवाल नहीं, योग्यता का सवाल है। ऐसे कई लोग जुटाने का जो प्रबंधन करना पड़ता है शासन को, ये उसी प्रबंधन में विक्रमादित्य ने न्याय व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं, एक नाम हम बोलते हैं, जब बोलते हैं विक्रम और बेताल, तो बेताल बोलते हमको ध्यान में आता है कि बेताल मतलब क्या मानेंगे, ये यहाँ से गलती होती है। बेताल भूत नहीं है, बेताल बहुत सुयोग्य व्यक्ति है, लेकिन जब व्यवस्था बिगड़ गई, शासन की व्यवस्था बिगड़ गई, बेताल मूलतः बहुत विद्वान और न्याय के बहुत अप्रतिम व्यक्तित्व के हैं, जिनकी अपनी विद्वत्ता, जिनकी अपनी सोच, और इस आधार पर वो विक्रम के साथ काम करने के पहले विक्रमादित्य का पिता का राज्य चला गया तो उनने भी अपना जो दरबार में स्थान था, दरबार ध्वस्त हो गया, जंगल में चले गए। विद्वान लोग तो आज भी अपना स्थान मूल नगर से दूर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जहाँ चले गए, आप सब जानते, जब विक्रमादित्य ने पूरा क्षेत्र अपने जय में अर्थात विजय में बदल दिया, उस विजय में बदलने का परिणाम निकलता है कि वो जब अपने सामने आकर लड़ने वालों से सब प्रकार से निपटने में जब सक्षम है तो षड्यंत्र चालू होती है, कूटनीति चालू होती है, यहाँ से रास्ते निकलते हैं दुश्मन को मारने के दूसरे तरीके। उसी का परिणाम निकलता है कि विक्रमादित्य के सामने आने का, लड़ने की हिम्मत नहीं, तो जो दुश्मन है वो दोनों तैयारी से आता है। वो ये देखता है इसको तो मारना ही है, लेकिन इसको और कोई ज्ञान देने वाला कौन कौन है, उसको भी मार दो, तो एक पंथ दो काज हो जाए। तो आकर के एक षड्यंत्र बनाया गया कि विक्रमादित्य की कमजोरी देखो, विक्रमादित्य की कौन कौन सी कमजोरियां हैं। तो एक कमजोरी की विक्रमादित्य की ये भी थी कि वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, दानशीलता में भयानक उदार। अगर कोई सामने आकर उसके कोई प्राण भी मांगे तो उसको अगर लगे कि निष्कलंक रूप से मांग रहा तो वो अपने आप को दांव पे लगा देते। ये उनका अपना एक पक्ष था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाए दुश्मन, तो ये 7वें आसमान पे भी हो तो उसको निकाल के मार के जब तक घर नहीं पहुंचा दे तब तक वो अपनी उसके अपना एक गुण था। तो
तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को कैसे भी जाल में फंसाया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। विक्रमादित्य के पास एक साधु का वेश, जैसे सीता माता का अपहरण हुआ था भगवान राम के काल में, एक साधु के, नकली साधु के वेश में विक्रमादित्य के पास आए। उस समय नरबली की परंपरा थी। उन्होंने के महाराज मेरे लायक आज्ञा, विक्रमादित्य ने जब कहा तो उन्होंने कि मैं छोटा सा काम बता रहा हूँ, एक बेताल नाम का व्यक्ति उधर जंगल में है, कृपया करके मेरे को लाके दो, मैं उसकी बलि दूंगा तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब इसमें उस जो आया था वो एक गुप्तचर था, चालाक था, उसने कहा इधर बेताल भी मर जाएगा, विक्रमादित्य भी मर जाएगा। तो उनने विक्रमादित्य को काम पकड़ा दिया कि बेताल को पकड़ के लाओ और मेरे को उसके सामने आप मेरे को दो तो मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, उससे मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बेताल ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मैं तो सबकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। बेताल निकल पड़े, बेताल गए, बेताल नहीं विक्रमादित्य निकल पड़े। विक्रमादित्य उस बेताल के पास जाते कि चलो आपको, बोले कहाँ चलना, बोले मुझे एक महाराज को भेंट करना है, मेरे को एक काम दिया है। अब बेताल पहली बार विक्रमादित्य के बारे में सुन तो चुका है लेकिन मिला पहली बार है। अब ये हमने सबने सुना, वो चंदा मामा में कहानी सुनते सुनते हजारों लाखों कहानी हो गई, पता ही नहीं चलता वो हनुमान जी की पूंछ की तरह कहाँ खत्म होती। लेकिन वो कहानी केवल 25 है विक्रमादित्य और बेताल की। उस 25 कहानी के पीछे भाव है, बेताल एक एक करके हर बार नए नए प्रश्न उछाल करके उसकी परीक्षा लेता जा रहा है बेताल विक्रमादित्य की, इसमें बुद्धिमत्ता कैसी है। उन सारे प्रश्नों के उत्तर देखने के बाद अंततः वो 25वीं बार अपनी इस बात को, जब तक नया नया काम बता करके बेताल को बार बार अपने सामने से विक्रमादित्य को हटाने का मौका मिलता है और पीछे पीछे बेताल अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी बात मालूम कर लेता है कि विक्रमादित्य पीछे क्यों पड़ा, ये कहाँ ले जाना चाहता है। और इस बात को जब वो जानकारी मिल जाती है तब बेताल कहता है विक्रमादित्य मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, लेकिन तू मुझे ले जाना कहाँ चाहता है, तेरे को पूरी बात मालूम है क्या। विक्रमादित्य कहता मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस महाराज ने कहा तो मैं आपको बलि देने के लिए ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनो, वो जो भी है उसकी सही बात बता देता है। वो कहता है वो गलत आदमी है और तुम्हारे माध्यम से मेरी और तुम्हारी दोनों की हत्या करना चाहता है। अब हम सब जानते हैं विक्रमादित्य को अगर षड्यंत्र मालूम पड़ जाए तो फिर विक्रमादित्य काहे का विक्रमादित्य। सही एक बताना भी चाहूँगा कि विक्रमादित्य का मूल नाम विक्रमादित्य है ही नहीं, उनका मूल नाम है सहसांक। और ये विक्रम का उपाधि उनको इसीलिए मिली है कि जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे वो विक्रम होता है, इसलिए उनको विक्रम की उपाधि मिली। और आदित्य मतलब सूर्य के समान, तो विक्रमादित्य ये उपाधि है। विक्रमादित्य को जैसी घटना मालूम पड़ती है उन्होंने कहा ठीक है अब चलो मेरे साथ। तो बोले मेरे को एक, विक्रमादित्य को बेताल पूरी तरीके बता देता है, तुम मेरे को हाथ पांव बांध के ले जाओ, उसके सामने पटक देना बगैर संकोच के। उन्होंने कहा महाराज ये लिया है भेंट संभालो, फिर क्या करना है। तो बोले वो कहेगा कि मैं, हमारे यहाँ एक पद्धति, साधु जब तक कोई प्रणाम नहीं करे वो उसकी दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो ये जो तरीका हमारा है पद्धति का, तो उन्होंने कहा वो मेरे पास जब तुम लेके जाओगे वो तुम ये ले आया, तो वो कहेगा मैं ऐसे नहीं लेता, तुम प्रणाम करो। तो बोले वो जब प्रणाम का बोलेगा तो आप कहते ना मैं राजा हूँ मुझे प्रणाम करना नहीं आता है, तो जैसे ही वो, अन्यथा क्या होगा